मैं प्रदीप कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो बच्चों हमने जो इस वक्त हमारा टॉपिक है वो चल रहा है वाला इसमें नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर के दौरान हमने नाइट्रिक एसिड का जो औद्योगिक निर्माण था, ठीक है, तो औद्योगिक निर्माण के अंदर दो विधियों का मैंने जिक्र किया था। एक था ऑस्टवाल्ड की विधि और दूसरा था इसके अंदर बर्गलैंड और आइड विधि, ठीक है, बर्गलैंड और आइड विधि। तो एक विधि का वर्णन हम इससे पहले टॉपिक थे, ठीक है, जो हमने इससे पहली वीडियो थी तो उसके दौरान हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। हमने प्रयोगशाला विधि भी की थी इसकी और उसके बाद औद्योगिक विधि की। और इसी का जो नाइट्रिक एसिड है इसी का एक दूसरा विधि है वाली, ठीक है, वो क्या है बर्गलैंड और आइड की विधि। इसका हमने पिछली वीडियो के दौरान भी इसका नाम लिखा था, ठीक है। तो आज जो है हम बात करेंगे वाला जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड की बर्गलैंड और आइड की विधि, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात बताता चलने वाला कि जो बर्गलैंड और आइड की विधि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब अगर औद्योगिक स्तर पर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। मैं परीक्षा के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह है वाली, उसका हम कारण भी जानेंगे वाला कि विधि जो ऑस्टवाल्ड विधि थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी, ठीक है, या औद्योगिक स्तर पर देखें वर्तमान स्थिति को देखें तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो पाती है वाली, ठीक है। महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, उपयोगी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो उपयोगी है औद्योगिक स्तर पर वो कौन सी है वाली, ऑस्टवाल्ड विधि है, ठीक है। तो अब इसकी बात हम करते हैं यहाँ पर कि बर्गलैंड और आइड की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद चित्र बनाएंगे इसका और चित्र के साथ इसके सिद्धांत का मैच करेंगे और उसको जो है हम इसे समझने का प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। तो इस विधि में ये है जो सिद्धांत है हमारा, मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूं इसे। तो पहले थोड़ा सिद्धांत की समझने की कोशिश करेंगे कि सिद्धांत के हमने कुछ समीकरणें लिखी हैं, ठीक है। तो इसका सिद्धांत ये है कि जब वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण के दौरान फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है जो जल में अवशोषित होकर के नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है। सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे वाला, तो हमारा क्या सिद्धांत का मतलब वाला कि इस तरीके से इसका निर्माण करना, बाद में विधि की बात करेंगे वाला, ठीक है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यही बात है वाला कि आपके जो ले रहे हैं यहाँ पर वायुमंडल से हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन, और वायुमंडल से क्या ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को, ठीक है, जब विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित किया जाता है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसको जल में अवशोषित कराने पर नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा सिद्धांत हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि इस चीज को हम किस किस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आगे वाली सिद्धांत तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित किया जाता है
तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसको जल में अवशोषित कराने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिद्धांत। यानी कि आप जो मैंने शब्द बोले ये वाला, इसको आप लिख करके इस वाले पूरे सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस वास्तव सिद्धांत को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आ जाती है इसके अंदर कि ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, हम एक एक करके इसको अलग कर लेते हैं। तो समीकरण तो आप समझिए होंगे, हमारी समीकरण तो आप यहाँ से ले लें इसे, ठीक है, आराम से अपने नोट डाउन कर लें इसे। और अब हम एक एक करके समीकरण पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर ही मेन बात है। ठीक, यहां पर देखेंगे वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से यहां पर क्या है वाला नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो बनने वाली है जो अभिक्रिया होती है वाली, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, उत्कर्णीय अभिक्रिया होती है। अब एक बात यहां पर और खास आ रही है, यहाँ पर जो डेल्टा H का मान है वो प्लस में है, यानी कि 43.2 किलो कैलोरी। सही है, तो यहाँ पर जो 43.2 किलो कैलोरी है, ठीक है, डेल्टा H का मान, इससे साफ पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है वाला कि अभिक्रिया है वो कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि उत्कर्णीय अभिक्रिया है, इसलिए हमें यहाँ पर रसाताली के नियम को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम रसाताली के नियम को लागू नहीं करते तो पता नहीं चल पाएगा वाला कि इसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर अनुकूल परिस्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लें आप जरा, इसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर ताप की, यानी टेम्परेचर की बात करेंगे कि ताप इसमें किस प्रकार से रखा जाए। तो रसाताली का जो नियम था वो ये कहता था कि साम्यावस्था के किसी कारक जैसे ताप दाब या सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो। ठीक है, अब इससे ही पता चलने वाला कि यदि उसके अंदर, अब इसकी बात अगर हम स्पष्ट रूप से करें तो वहां पर इसके कहने का मतलब ये वाला है कि यदि कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो तापमान को घटाना पड़ेगा। ठीक है, कारण क्या था, मैंने पहले भी एक बार उदाहरण लेकर के बताया था जब मैं इसकी बात कर रहा था, क्योंकि अगर मान लिया कहीं पर टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, ठीक है, यानी ऊष्मा निकल रही है और आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पश्च अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया आगे की बजाय पीछे होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी आम भाषा में समझना चाहें कि मान लिया हमें गर्मी लग रही है, बहुत तेज से गर्मी लग रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर जो है चूल्हे के आगे बैठेंगे या भट्टी के आगे बैठेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसको गर्मी बढ़ेगी, तो वो इसका हल नहीं है। अगर उसके प्रभाव को निरस्त करना हो, यानी कि जैसे लताली ने कहा, नीचे जो था कि भाई अगर इसके प्रभाव को अगर हम नष्ट करना है वाला, तो हमें उससे उल्टा काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो क्या काम करेंगे, हम पंखा चलाएं, ठीक है, कूलर के आगे बैठे, एसी में बैठे, कुछ भी करें ऐसा, लेकिन हम उस गर्मी को कम करने के मतलब कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, गर्मी अगर बढ़ रही है तो उसके प्रभाव को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी जो प्रक्रिया है वो आगे को चलेगी। सही है, वही दूसरी बात ये वाली है कि मान लिया अब ठंड का मौसम हो जाए और ठंड के अंदर ठंड तो बहुत तेज लग रही है, तो अब क्या होगा वाला कि जब हमें ठंड महसूस हो रही है उसको अगर खत्म करना है, इसके प्रभाव को नष्ट करना है, तो हम क्या काम करते हैं वाला, जो चूल्हा होता है या कोई ऐसी चीज होती है लकड़ी जला करके किसी प्रकार से हम अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके प्रभाव को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ठंड के अंदर हम और कूलर, एसी वगैरह इस तरीके की चीजें चला करके बैठ जाएंगे जिससे मतलब और ठंड बढ़े वाला, तो सीधी सी बात हमें तो नुकसान ही होगा। सही है, तो उस प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि वो ठंड चली जाए, हम कोई किसी गर्म चीज के पास, यानी कि कोई ऐसे स्रोत के पास बैठते हैं जहां पर गर्मी महसूस हो। सही है,
तो इससे आप समझ गए होने वाले हैं कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें किसी ऐसी चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि जो हमारे शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा स्थिर बना रहे, ठीक है, उसके प्रभाव को नष्ट करेंगे। अगर ठंड लग रही है तो शरीर को गर्म करेंगे, ठीक है, ताकि उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सके। तो यही लासातानी ने बताया था कि साम्यावस्था के किसी कारण जैसे ताप दाब या साम्यता में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाता हो, ठीक है, यानी कि ऐसा प्रभाव डालो जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास आया है वो क्या है वाला, ताप, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया वो कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे दिशा में नहीं हो पाएगी, सही है। तो अगर हम वर्तमान वाली अभिक्रिया की बात करें इसमें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए मिनिमम यहाँ पर कितना टेम्परेचर चाहिए, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। तो विद्युत भट्टी में इसके टेम्परेचर को हम कितना बढ़ा देते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखते हैं। तो ध्यान रखना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर रखते हैं तब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस